कक्षा 12 के विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो तक आपको अध्याय 19 उद्योग से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी मैंने दे दी थी, जिसके अंतर्गत भारत के औद्योगिक विकास, भारत के प्रमुख उद्योगों की स्थापना, साथ ही लोहा इस्पात उद्योग के बारे में अपन ने विस्तार से जानकारी भी ली थी। इसके अलावा लोहा इस्पात के उद्योग के स्थायीकरण, भारत में प्रमुख एकीकृत इस्पात कारखाने, इनके बारे में अपन ने जानकारियाँ ले ली थी। और इसके बाद में आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वह है एल्युमिनियम उद्योग। कहने का मतलब आज अपन एल्युमिनियम उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं विद्यार्थियों कि एल्युमिनियम उद्योग जो भारत का है, ये कहने का मतलब मान के चलो कि दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसको अपन ये कह सकते हैं। तो देखिएगा, लोहा इस्पात उद्योग के बाद एल्युमिनियम उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है। ये आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है। बॉक्साइट धातु को शुद्ध करने पर एल्यूमिना प्राप्त होता है। अर्थात कौन सी धातु से अपन एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं? बॉक्साइट धातु से। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण बात है, याद रखनी है। एल्युमिनियम उद्योग में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। इस कारण यह उद्योग शक्ति के स्रोत तथा कोयला या बिजली उत्पादक केंद्र के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। एल्युमिनियम का उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में, भवन निर्माण, रेल के डिब्बे, वायुयान, मोटर गाड़ी आदि के निर्माण में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम उद्योग का विकास, अर्थात एल्युमिनियम उद्योग का विकास किस तरह से हुआ, कहाँ से हुआ? भारत में प्रथम एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 में हुई थी। विद्यार्थियों ध्यान रखना, भारत में प्रथम एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 में हुई थी, जेके नगर, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे हुई थी ये? जेके नगर, पश्चिम बंगाल में। एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। और इस एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। वर्तमान में 4 बड़ी एल्युमिनियम कंपनियां कार्यरत है। भारत एल्युमिनियम उत्पादन में दूसरा तथा उपयोग की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो ये भी अपने को महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है कि भारत एल्युमिनियम उत्पादन में दूसरा तथा उपयोग की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अब इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं बेटाओ कि एल्युमिनियम उद्योग में क्या क्या समस्याएं अपने सामने आती है। उन समस्याओं के बारे में देखते हैं। एल्युमिनियम उद्योग की समस्याएं विदेशी व्यापार से प्रतिस्पर्धा, अर्थात एक दूसरे देश में प्रतिस्पर्धा का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर देश इस तरह की एल्युमिनियम कंपनियां, कोई सस्ती, कोई कम, कोई अच्छी क्वालिटी, इस तरह की प्रतिस्पर्धा विश्व व्यापार में होती है। निर्यात में वृद्धि करने में असमर्थ, जितनी मांग इसकी होती है उतना ये अपने को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए निर्यात में वृद्धि करने में असमर्थ रहती है। इस तरह की एल्युमिनियम उद्योगों की समस्याएं होती है। साथ ही शक्ति के साधनों का केंद्रीकरण, अर्थात शक्ति के साधनों का केंद्रीकरण की भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। उत्पादन की उच्च लागतता, अर्थात एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए उच्च लागत की अपने को आवश्यकता पड़ती है। अविकसित घरेलू बाजार, अर्थात सही तरह से घरेलू बाजार प्राप्त न होने के कारण से एल्युमिनियम उद्योगों के सामने ये भी समस्या बनी रहती है। एल्युमिनियम उद्योग का स्थायीकरण, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्युमिनियम उद्योग का स्थायीकरण। इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें से विद्यार्थियों पहली कंपनी है INDL अर्थात इंडेल्को, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। ये कहाँ पर है? मुरी, झारखंड में है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। कहाँ पे है इंडेल्को को कंपनी एल्युमिनियम की? ये मुरी, झारखंड में स्थित है। इसके बाद में दूसरी महत्वपूर्ण कंपनी है एल्युमिनियम की बाल्को। ये है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, BALCO, बाल्को, जिसको कहते हैं भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। कोरबा, छत्तीसगढ़ में यह कंपनी स्थापित की गई है। इसके बाद में तीसरी महत्वपूर्ण कंपनी है बेटाओ HIND, हिंद एल्को। तो ये कहने का मतलब इसको अपन कह सकते हैं हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, अर्थात हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी रेणुकूट
उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी अपनी पास में कंपनी नंबर 4 निकोल NALCO नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो उड़ीसा में 1981 में स्थापित की गई थी। ध्यान रखना बेटाओ, उड़ीसा में 1981 में ये इसको स्थापित किया गया था। यह एशिया तथा भारत की सबसे बड़ी एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है, अर्थात पूरे एशिया महाद्वीप की और भारत की सबसे बड़ी एल्युमिनियम उत्पादन कंपनी है। अब हम नेक्स्ट उद्योग की चर्चा करते हैं, वह है हमारे पास में सीमेंट उद्योग। तो बेटा देखिए, सीमेंट उद्योग के अंतर्गत क्या क्या अपने को बताया गया है। सीमेंट एक आधारभूत उद्योग है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि सीमेंट एक आधारभूत उद्योग है। सीमेंट का उपयोग भवन निर्माण, सड़क, पुल, बांध निर्माण आदि में किया जाता है। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना मद्रास, चेन्नई में 1904 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था बेटा? 1904 में स्थापित किया गया था प्रथम सीमेंट कारखाना। तो ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। प्रथम सफल सीमेंट कारखाना कटनी, मध्य प्रदेश में खटाव कंपनी द्वारा तथा लाकेरी बूंदी, और जो अपने राजस्थान का ही है, बूंदी जिले के अंतर्गत लाकेरी बूंदी में क्लिक्सन कंपनी द्वारा 1912 में स्थापना की गई थी सीमेंट बनाने के लिए फैक्ट्रियों की। वर्तमान में भारत में 300 सीमेंट उत्पादक कारखाने हैं, जिनमें से भारत विश्व के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश बन जाता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है बेटाओ कि भारत विश्व में दूसरे नंबर का सीमेंट उत्पादक देश है। अब इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं सीमेंट उद्योग की स्थायीकरण की, कि किस प्रकार से सीमेंट उद्योग को स्थायीकरण में रखा जा सकता है। सीमेंट उद्योग के लिए एक तो महत्वपूर्ण चूना पत्थर की आवश्यकता अपने को पड़ती है, जिप्सम की अपने को आवश्यकता पड़ती है, कोयला आदि कच्चे पदार्थों की हमें आवश्यकता पड़ती है। अतः सीमेंट उद्योग कच्चे माल के समीप ही स्थापित किया जाता है। इस तरह के जो कच्चे माल मिलते हैं, चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला, तो इस तरह के पदार्थों के आसपास ही सीमेंट के उद्योगों को लगाया जाता है, जिससे खर्चा कम आए। सीमेंट उद्योग का वितरण किस प्रकार से वितरण किया जाता है सीमेंट उद्योग का? कुल सीमेंट उत्पादक का 75% भारत के 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड व मध्य प्रदेश द्वारा उत्पादित किया जाता है। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है, राजस्थान दूसरा, जबकि महाराष्ट्र सीमेंट का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है। उपभोक्ता का मतलब है खर्च करने वाला। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीमेंट खर्च होता है और राजस्थान दूसरा सीमेंट उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है भारत के अंतर्गत। अब इसके बाद में नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटाओ, भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। सीमेंट उत्पादक क्षेत्र, इनके बारे में भी अपन जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व रायलसीमा, अर्थात रायलसीमा और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जिसके अंतर्गत सीमेंट की सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान के महत्वपूर्ण जो स्थान हैं जहाँ से सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, उनमें निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, ब्यावर, अजमेर और उदयपुर, गोटन, नागौर, झुंझुनू, इनमें सबसे ज़्यादा गोटन, नागौर और झुंझुनू, इनमें सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन किया जाता है राजस्थान के स्तर पर। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में आता है तमिलनाडु, जिसमें गंटूर जिला और मंगलागिरी व मदुरई, इस प्रकार के 2-3 महत्वपूर्ण जिले हैं जहाँ से भी सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद में मध्य प्रदेश कटनी, जामुल सीमेंट क्षेत्र देश का सबसे बड़ा सीमेंट क्षेत्र है। और इसके बाद में गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। सिक्का गुजरात का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक कारखाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सिक्का गुजरात का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। झारखंड सोन नदी घाटी क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्र भी सीमेंट उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब बेटाओ अपन चर्चा करते हैं सीमेंट उद्योग में कौन कौन सी समस्याओं का अपने को सामना करना पड़ता है या कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो बेटाओ ध्यान से देखिएगा, सीमेंट उद्योग की प्रमुख समस्याएं, एक तो अधिक पूंजी की अपने को इसमें आवश्यकता पड़ती है। बिजली कोयले की अनिश्चित आपूर्ति चाहिए, अर्थात अनिश्चित मात्रा में ये बिजली भी चाहिए, कोयला भी चाहिए। और सबसे ज़्यादा समस्या आती है जल की, अर्थात पानी की कमी है, तब भी अपन सीमेंट उद्योग को सही तरीके से नहीं
कर पाते हैं या नहीं चला पाते हैं। अब हमारे पास में इसी प्रकार से हमने आज एल्युमिनियम उद्योग पढ़ा है, दूसरा सीमेंट उद्योग पढ़ा है। अब तीसरा उद्योग है बेटा अपना सूती वस्त्र उद्योग। इसके बारे में भी अपन हल्की फुल्की चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन काल में भारत वस्त्र उद्योग विश्व प्रसिद्ध रहा है, अर्थात भारत में प्राचीन काल में सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, ये भी अपन जानते हैं और इस तरह से बताया भी जाता है। ढाका की मलमल, अर्थात जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ ढाका की मलमल, कालीकट केरल का कैलिको कपड़ा, सूरत व बड़ौच गुजरात का सूती वस्त्र प्रसिद्ध था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सूती वस्त्र उद्योग का स्वर्णिम दौर समाप्त हो गया है। बुकानन ने भारत में सूती वस्त्र की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि भारत के लिए सूती वस्त्र उद्योग अतीत का गौरव है, वर्तमान प्रगति का प्रतीक और सदैव ही भविष्य की आशा रहा है। अर्थात इसका मतलब ये है कि भारत सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक अतीत का गौरव माना जाता है, प्राचीन समय में एक महत्वपूर्ण उद्योग माना गया था। ये वर्तमान प्रगति और प्रतीक और सदैव ही भविष्य की आशा के रूप में इसको देखा जाता है सूती वस्त्र उद्योग को। कपड़ा उद्योग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करके भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है बेटाओ। ये भी आपको ध्यान रखना है, दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है कृषि उद्योग के अलावा। कपड़ा उद्योग का देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में योगदान 14% व देश की जीडीपी में योगदान 4% है। एकमात्र उद्योग है कच्चे माल से लेकर सर्वोच्च मूल्य संवर्धित उत्पादन जैसे सिलाई कपड़े आदि तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। तो इस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग का एक जीडीपी में महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और ये भी एक देश की जीडीपी का 4% हिस्सा रखता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण उद्योग है। अब हम आगे की चर्चा करते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग की कहाँ कहाँ मिलें लगी हुई है और कौन कौन सी मिल सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देती है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती मिल 1818 में कोलकाता के पोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। कहाँ पे की गई थी बेटाओ? पोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी 1818 में। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई के कवास जी डावर द्वारा की गई थी। वर्तमान में भारत में सूती वस्त्र मिलों की संख्या 2000 है। अधिकांश मिलें महाराष्ट्र, तमिलनाडु व गुजरात में ही स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग के स्थायीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें से कच्चा पदार्थ है, परिवहन सुविधा है, बाजार की सुविधा है, आर्द्र एवं नम जलवायु, नियमित विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त कुशल श्रमिक व पूंजी, आधुनिक तकनीकी, ये सभी सूती वस्त्र उद्योग को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बेटाओ। तो ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा बिंदु है भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण। भारत में किस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग का वितरण हुआ है उनके बारे में भी अपन समझते हैं बेटाओ। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्य रहे हैं और इनके अलावा महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य माना जाता है और बम्बई में अकोला, नागपुर, पुणे वस्त्र उद्योग केंद्र है। महाराष्ट्र में वस्त्र मिलों की संख्या 181 है। अकेले महाराष्ट्र में ही वस्त्र उद्योगों की संख्या कितनी है बेटाओ? 181 है। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है, अर्थात भारत के महाराष्ट्र में सबसे जो अपन कहते हैं मायावी नगरी के नाम से जानते हैं मुंबई को, इसे सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी भी कहा गया है। मुंबई में सूती वस्त्र के अधिक विकास के लिए निम्न कारक उत्तरदायी रहे हैं। कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण से मुंबई में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र मिलें लगाई गई है? उनमें से पहला बिंदु है बेटाओ अपने पास में मुंबई गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों के बहुत ही निकट स्थापित है। मुंबई पटन के कपास इंग्लैंड भेजी जाती थी, इस कारण से यहाँ पर इस तरह के उद्योग लगना संभव थे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मुंबई उस समय वित्तीय केंद्र एवं उद्योग प्रारंभ करने के लिए आवश्यक
पूंजी थी, अर्थात यहाँ पर वित्तीय केंद्र की स्थापना भी हो चुकी थी उस समय, और रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला बड़ा नगर होने के कारण यहाँ श्रमिकों का हमेशा ही आकर्षक का केंद्र बना हुआ था। इस कारण से यहाँ पे अपने को आसानी से श्रमिक मजदूर भी मिल जाते थे। बंदरगाह की सुविधा होने के कारण से सूती वस्त्र मिलों के लिए मशीनों का आयात इंग्लैंड से किया जाता था, जो आसानी से मशीनें यहाँ पर बम्बई के पतन तक अर्थात बंदरगाह तक पहुँच जाती थी। इस कारण से यहाँ पर मशीनों को लगाने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। और पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु था कि यहाँ का जो वातावरण है बेटाओ वो एक जैसा रहने के कारण से यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा पैदा नहीं होती थी, अर्थात हम ये कह सकते हैं समशीतोष्ण तथा नम जलवायु का क्षेत्र होने के कारण से सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल माना जाता है। अब हम बात करते हैं गुजरात में किस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला। तो देखते हैं बेटाओ, गुजरात भारत का दूसरा प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है, जहां 135 वस्त्र मिले हैं। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा व हिम्मतनगर प्रमुख केंद्र रहे हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर व पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है, इसको ज़रूर याद कर लेना। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है, क्योंकि ये संज्ञा दी गई है विश्व में जहाँ सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग है उनसे तुलना की गई है। दूसरा बिंदु है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत की सर्वाधिक 439 वस्त्र मिले हैं। तमिलनाडु अकेले एक छोटे से एक राज्य के अंतर्गत भारत की 439 वस्त्र मिले हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताओ? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके बाद में तमिलनाडु में कपड़े की बजाय कपास से सूत धागा बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ व बनारस वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बनारस की साड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा व हुगली क्षेत्र प्रमुख है। बंगाल की तांट की साड़ियाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद में राजस्थान में भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है बेटाओ, और जयपुर और उदयपुर में सूती वस्त्र उद्योग अधिक मात्रा में लगे हुए हैं। लास्ट में अन्य कर्नाटक, बेंगलुरु और पंजाब का लुधियाना, अमृतसर प्रमुख वस्त्र उत्पादन के केंद्र रहे हैं। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा मात्रा में सूती वस्त्र उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है और लगाए गए हैं। इस प्रकार से बेटाओ हमारे पास में सूती वस्त्र उद्योग का भी एक चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम आगे चीनी उद्योग के बारे में जानकारी लेंगे। ये चीनी उद्योग की से संबंधित मैं जो आपको जानकारी दूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंच पाएगी। तब तक हमारे चैनल पे आप बने रहिए। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अन्य विद्यार्थियों तक जो कक्षा 12 का अध्ययन कर रहे हैं भूगोल का, उन तक ज़रूर इस वीडियो को भेजिएगा। ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी शुभमय होगा। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू।